हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जैम पैड। मैं हूं रमन बनोट, एक अलग रोल में। आप शायद मुझे टीवी पे देखते और सुनते हैं स्पोर्ट्स कमेंट्री करते हुए, स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन करते हुए, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स के साथ साथ थोड़ा सा अलग माहौल, एक अलग साइड मेरी भी, और हमारे साथ शो पे जुड़ते हुए हर गेस्ट की। और आज एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ शो पे जुड़ चुके हैं, शक्ति चौहान, एक ऐसी हस्ती जो कि एक ए लेवल प्रो लाइसेंस कोच हैं, साथ ही साथ दिल्ली डायनामोस के लिए 4 सीजन्स तक बतौर असिस्टेंट कोच रहे हीरो आईएसएल के अंदर। इनका जो फुटबॉल की तरफ रुझान है काफी सालों का है। याद रखिए कि जो आई लीग थी, जो जूनियर्स की अंडर 18 टीम जो थी, उसकी ये कोच रहे थे जब वो चैंपियंस बने थे। काफी साल हो गए ना इस बात को, 2014 की बात है शक्ति। एब्सोल्युटली, वो जीता था मैंने टीएफए के साथ, टाटा फुटबॉल एकेडमी। सुपर। एंड वुमेन्स अंडर 16 की जो इंडियन फुटबॉल टीम है, उसके साथ भी ये बतौर कोच जुड़े रह चुके हैं। वार्म वेलकम टू यू शक्ति, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो टुडे। और सबसे जरूरी, थैंक यू वेरी मच। और सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और, कि मेरे साथ पिछले सीजन पार्टनर इन क्राइम थे, जब हम दोनों स्टार स्पोर्ट्स के कमेंट्री स्टूडियोज में बैठकर हीरो आईएसएल के सीजन 6 की कमेंट्री कर रहे थे। एब्सोल्युटली, मैं नहीं भूल सकता उन यादों को, क्योंकि बोलते हैं हर चीज, जो नई चीज शुरुआत करती है, उस वक्त आपको एक अच्छे साथी की जरूरत होती है या अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है। तो आपसे बेहतर पार्टनर मेरी शुरुआत के लिए मुझे मिल ही नहीं सकता था। अरे क्या बात है मेरे दोस्त, मेरी बीवी ये बोल दे तो मेरा जीवन सफल हो जाए। It's so good to talk to you and so good of you to be on the show. Me, for me also it's an amazing, looking at you in a different avatar. तो मुझे पता ही था, हम लोग ने भी काफी 1-2 बार तो हम लोग ने भी बड़े गाने गुनगुनाए, और बड़ी देर तक, रात तक, जब हम बेवरली में साथ में रहते थे। It was amazing. Absolutely, अच्छा जैम सेशन था। मेरा बेटा भी was enjoying the scenario and he's really looking forward to this show today with you शक्ति। तो सबसे पहले तो यार उन यादों को ताजा करते हैं। एक गाना जो आपका बड़ा फेवरेट गाना, मुझे पता है। पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का get out from the class, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ। बस यादें रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। बस यादें ना 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 तो यादें तो हमने ताजा कर ली इस गाने के साथ, शक्ति जी के साथ। अब ये बताइए शक्ति जी कि ये तो ऐसा चेहरा है जो जिसके बारे में दुनिया जानती थी कि आप क्या करते हैं, फुटबॉल से कैसे जुड़े हैं। जो गाना गाया शायद ये कुछ दोस्त जानते होंगे कि आप गाने के शौकीन हैं, जैसे हमारे जैसे दोस्त हैं, पर और क्या क्या शौक है ये बताओ। जी, फुटबॉल का शौक तो था ही, लेकिन मुझे दूसरे खेलों का भी बड़ा शौक है। जैसे कि हिंदुस्तान में क्रिकेट पे एक रिलीजन है, तो मेरी शुरुआत फुटबॉल से नहीं हुई थी। मैं सबको बताना चाहूंगा, मेरी शुरुआत क्रिकेट से हुई थी, और फुटबॉल में तो मेरा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था बाद में, लेकिन शुरुआत मैंने क्रिकेट से की। अच्छा, ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी क्या है क्रिकेट में? मतलब क्या ऑलराउंडर थे, बैट्समैन थे, बॉलर थे, क्या थे? विकेट कीपर? मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं, मैं सही मायने में मुझे बॉलिंग करना बड़ा पसंद है। लोग हमेशा बोलते हैं लोगों को बैटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे बॉलिंग करना अच्छा लगता है। तो लोग हमेशा बोलते हैं यार तू बॉल डाल, मैं बैट करता हूँ। मैं बोलता अच्छा ला मुझे बॉल। और उस टाइम पे क्या होता था कि हम जब स्कूल में थे तब एक क्रिकेट के कोच आए थे हमारे स्कूल में, और उन्होंने क्रिकेट के ट्रायल रखे थे। तो उन्होंने क्या सबको बुला लिया, बोले जिसको भी क्रिकेट टीम के लिए खेलना है स्कूल की, आ जाओ सब। करेक्ट। तो हम लोग सब पहुंच गए, यार दोस्त लोग। तो मैंने देखा लाइन लगी हुई है, और उस टाइम पे तो क्या वो सीजन बहुत से करा रहे थे, तो पैड वगैरह इतने होते नहीं, तो एक पैन के बैटिंग कर रहा था और दूसरा बैटिंग कर रहा था, और
7-8 लोग लाइन में खड़े हुए थे। लेकिन मैंने बॉलिंग में देखा तो वहां पे 8-10 बॉलें थी और सब लोग एक के बाद एक डाल रहे थे। तो मैंने बोला यार उधर इतनी लंबी लाइन में कौन खड़ा है, जाके बॉलिंग ही कर लेते। करेक्ट। तो बॉलिंग वाली लाइन में चला गया, तो मैंने एक बॉल डाला, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो, पहला बॉल ऐसा मतलब यॉर्क हुआ कि वो जो लड़का था जो बैटिंग कर रहा था वो गिर गया। तो शाबाश। तो मेरे कोच जो था वहां पे उसने बोला अरे यार ये कौन है, फिर बोले ओए वापस डाल तू, और फिर वो आ गए और वो बिना पैड वैड के आ गए और उन्होंने बोला चल डाल बॉल। तो जब आपके सामने आपका गुरु होता है, कोच होता है, तो आपको ऐसे तो विंग को तो उड़ाना ही है। करेक्ट। तो मैंने इतनी तेज बॉल डाली और उन्होंने सीधा 6 मार दिया। ओके। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। फिर उनको पता चल गया, उन्होंने बोला चल वापस एक डाल। हाँ। फिर मैंने वापस डाली और वापस मैंने जो पहली बॉल डाली थी वैसी मैंने यॉर्क डाली, लेकिन उन्होंने डिफेंड कर लिया। फिर उन्होंने ओ इधर तेरा नाम क्या है, मैंने बोला सर शक्ति नाम है। अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैं बोला सर टेनिस बॉल से खेलता है, ऐसे कभी खेला नहीं, मुझे आता नहीं। तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स टेनिस बॉल क्रिकेट से ही निकले, ये मैं आपको बता दूं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ तो फिर वो हमारा फिर सिलेक्शन हो गया, फिर स्कूल टीम में अंडर 14 टीम में सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझे एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट में भी लेके गए और पहली ओवर मेरे को दी, नए बॉल से दे दी। और उस टाइम पे मैट लगाते थे, आपको शायद याद होगा। ऑफ कोर्स मैटिंग पे मैच खेलते थे और उस टाइम पे से अगर हेलमेट के बिना खेल रहे हो तो फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ। तो मुझे कभी मतलब जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो मुझे कभी हमेशा पुरानी बॉल से मैं डालता था, नई बॉल मिलती नहीं थी इतनी और मैटिंग पे मेरे को मैं पहली ओवर डाली नहीं। तो मेरे को उन्होंने क्योंकि मैं बड़ा फास्ट था तो मुझे बोला जाओ बॉलिंग करो। तो पहली ओवर मुझे दे दी। अब मैंने सोचा पूरी ताकत से डालूंगा और पहला ही बॉल जो मैंने हमेशा मैं सोचा था मिडल और लेग पे डालूं, तो मैंने वैसे ही डाला। लेकिन मुझे आइडिया नहीं थी कि जो नई बॉल होती है वो स्विंग करती है। और जैसी मैंने डाली ना बॉल यूं बाहर वाइड और विकेट कीपर ने जाके पकड़ी वाइड। मैंने बोला यार ये क्या हुआ। फिर मैंने दूसरी बॉल डाली सेम बाहर, तो मेरे को पता ही नहीं चला। फिर मेरे सर ने बोला उसके लेग स्टंप पे डाल। अच्छा लेग स्टंप पे डाल। ओके लेग स्टंप पे डाल, बाहर से उन्होंने मेरे को चिल्ला के बताया। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सेम किया, लेग स्टंप पे जैसे ही डाली वो जैसे बोलते ना एक उसके लिए ऐसा शॉकर हुआ कि एकदम एज से निकल गया। ओके। मेरे को आइडिया आ गया कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, ये बॉल अपने आप कर रही है। अब मुझे ये करना है कि उसके लेग को पकड़ के डालना है, तब सही जाएगी। करेक्ट। और मेरी पहली विकेट मुझे मेरे दूसरे बॉल पे मिली। मैंने सेम बॉल डाली और उसकी ऑफ स्टंप की जो बेल से निकली। मुझे इतना खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। और उस टाइम पे क्रिकेट भी बहुत था। तो नेचुरल आउटस्विंगर मार रहे थे अब। हाँ नेचुरल एक्शन ऐसा था कि नेचुरल आउटस्विंगर निकल रहे हैं। शायद मेरे हाथ में कुछ गड़बड़ था, हाथ सीधा पड़ता ही नहीं था, शायद जाता होगा चलते बॉल। लेकिन फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो इट वाज बिकॉज मेरा जन्म एक फुटबॉल प्लेयर के घर में हुआ है। मेरे फादर एक एक्स फुटबॉलर थे। तो वो तो खून में ही था, तो वो मुझे लेके जाते थे। तो फुटबॉल में थोड़ा सा क्योंकि साथ में लेके जाते थे, मैं खेलता भी था, तो मेरा इंटरेस्ट भी काफी था। ठीक है। और फिर धीरे धीरे फुटबॉल की तरफ ज्यादा हो गया, क्योंकि वो कोच फिर चले गए थे। वो सिर्फ 3 महीने के लिए थे, चले गए थे और उसके बाद कोई क्रिकेट को टेक केयर करने वाला नहीं था। तो फिर फुटबॉल की तरफ फिर रुझान मेरा बढ़ा और फिर फुटबॉल में निकल गए। बाकी निकल गया फुटबॉल। हिस्ट्री है। बट फुटबॉल के अलावा अगर इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, ये तो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक रैपिड 5 भी है। बट एक उससे पहले छोटी सी बात बता देता हूँ, आप क्या मतलब बॉलिंग के लिए चूज हुए? मैं जब छोटा था और कोई स्कूल टीम्स की कहानियां होती है कि आप वहीं से शुरुआत करते हो, उसके बाद जहाँ पे सिलेक्शन हो जाए आप निकल जाते हो। तो हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट कोच थे सीनियर टीम के, वो द्रोणाचार्य अवार्डी गुरशरण सिंह जी थे। तो वो जब नेट्स में आए पहली बार, उनके लिए उसी साल उन्होंने ज्वाइन किया था। तो टीम के ट्राई आउट्स हो रहे थे, तो गुष्पा जी अपने पिछले जो सालों से स्कूल टीम में खेल रहे थे, सीनियर्स जो थे हमारे, चलो ठीक है बैटिंग नेट्स करा दी। उनके एक साथ आते थे, उन्होंने बैटिंग नेट कराई, किसी ने तो बॉलर्स भी वहां चले गए बॉलिंग कर रहे हैं। तो वो कहते चलो मैं फील्डिंग ड्रिल्स कराता हूँ। तो मैं क्योंकि जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल में आया ही था, क्रिकेट खेलता था बट ऑलरेडी सीनियर टीम का हिस्सा नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है फील्डिंग ड्रिल्स आ जाओ।
फील्डिंग ड्रिल्स करते हुए आई गॉट पिक्ड फॉर द टीम विदाउट इवन सीइंग। मैं ओपन करता था बैटिंग और जरूरत पड़े तो ठीक ठाक स्विंग बॉलिंग कर लेता था, बट आई गॉट पिक्ड। उन्होंने ना मेरे को बैटिंग करते हुए देखा था तब तक, ना बॉलिंग करते हुए देखा था। ही पिक्ड मी ऑन माय फील्डिंग कि यार ये लड़का तेज है, डायरेक्ट हिट मार सकता है। थ्रोइंग आर्म अच्छी होती थी मेरी, तो बाउंड्री से बिल्कुल आई यूज्ड टू लाइन अप अ थ्रो एंड गेट इट राइट ओवर द बेल। सो स्ट्रॉन्ग शोल्डर था, आउटफील्ड से थ्रो सीधा बेल पे आए तो 2 मारे। तीसरी बार विकेट कीपर भी देख रहा है कोच की तरफ और मेरी तरफ, ये कर क्या रहा है। क्लोज इन सिंगल्स के लिए ड्रिल्स करा रहे थे, तो हिटिंग द स्टंप्स, अंडर आर्म थ्रोज, हिटिंग स्ट्रेट। तो क्या मेरे कोच ने बोला कि उन्होंने बोला कंचे खेलता है क्या? मैंने कभी नहीं खेले जिंदगी में, बट दैट्स हाउ आई गॉट पिक्ड। अच्छा, अब आपके लिए क्विक रैपिड फायर 5 जो शक्ति चौहान के बारे में जनता नहीं जानती, जो शायद कई दोस्त या प्रोफेशनल्स भी नहीं जानते, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है मेरी, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ कि फुटबॉल हम जानते हैं आप फॉलो करते हो और इस तरह से कि आप उसमें इमर्स्ड हो एज अ प्रोफेशन। क्रिकेट आपने बता दिया बचपन में खेली, बट ऐसी कोई 2 हॉबीज बताओ जो दुनिया को शायद ना पता हो। हमें तो डेफिनेटली नहीं पता, ये 2 हॉबीज जल्दी से। डेफिनेटली काफी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो मेरी पहली हॉबी है, यू नो, मैं एक रोडी हूँ। रोडी यानी मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे गाड़ी हो गई, चाहे कार हो गई, मैं लेके निकल पड़ता हूँ। वो मेरी पहली हॉबी है। और दूसरी हॉबी जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मुझे खाना और खाना पकाना, वो दोनों ही अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है, मतलब ये पार्टी ठीक है कि आप बना सकते हो, मैं खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने को बोलोगे तो टेंशन है लाइफ में। सुपर। So this is something. Those are your 2 hobbies, travel and cooking. So I'm going to take this forward a little. What is the one memory, the most memorable memory that you have, the most cherished memory of your life? या एडवेंचरस कह लो, एडवेंचरस मेमोरी पूछ लेता हूँ। अगर मैं ट्रैवल को ट्रैवल के रिलेट में अगर बोलूँ तो एक मेमोरी है जो, मतलब मेमोरी क्या बोलो, एक बहुत बड़ा रिस्क और एडवेंचर हम कॉलेज में हम दोस्तों ने किया था। कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और जो कि राजस्थान बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है। तो वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू, जो कि अहमदाबाद से करीबन 260 किलोमीटर के आसपास है। करेक्ट। तो मैं और मेरे दोस्त लोग घर पे बोले कि हम लोग एक दूसरे के घर ओवरनाइट स्टे के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग सुबह सुबह बाइक लेके निकल गए माउंट आबू। 4.5 घंटे में हम लोग माउंट आबू पहुंच गए। रात को शाम को एंजॉय किया, रात को वहाँ रुके, दूसरे दिन सुबह वापस उतरे और दोपहर तक घर पे। किसी को पता नहीं चला, लेकिन हाँ, ये शो देखने के बाद हम सभी के पेरेंट्स को पता चल जाएगा। आई एम श्योर अब उतनी टेंशन नहीं होगी कि पता चल जाए। तब बात अलग थी, तब कुछ और पड़ता जो आप खाने के लिए तैयार नहीं थे। सही कहा आपने। सुपर। तो बाइक कौन सी थी ये बताओ? मेरी पहली बाइक थी कावासाकी बजाज की 4S। शाबाश। और उस पे निकल पड़े आप माउंट आबू। हाँ, थोड़ी दिक्कत ये थी कि मेरी बाइक में पावर नहीं था, लेकिन मेरी बाइक में माइलेज बहुत था। और उस टाइम आपको पता है कि हम लोगों के पास, कॉलेज वाले बच्चों के पास पॉकेट मनी सिर्फ नाम की होती थी। इतना नहीं होता था कि हम लोग हाँ, लेकिन दूसरे दोस्त लोग थे वो इधर उधर से। और आपको पता है हमारा वॉलेट हमारा नहीं होता, दोस्तों का। दोस्तों का वॉलेट दोस्तों का नहीं होता, वो हमारा होता है। तो उस टाइम पे कभी वो चीज हम देखते नहीं थे। तो मिलजुल के वही टेक करना, एक पैसे जोड़ना और निकल पड़ना। So that was something वो बहुत enjoyable मेरा, मतलब वो एक मेमोरी है लाइफ की। Brilliant, not bad at all. Oh, so Kawasaki Bajaj, fond memories of that, I'm sure, huh? That bike as well. चलो ये बताओ कि अगर आप फुटबॉल से जुड़े नहीं होते, फुटबॉलर नहीं बनते, फिर फुटबॉलिंग कोच नहीं बन जाते, तो फिर क्या बनते? बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा तो मैं था नहीं, बड़ा एवरेज सा स्टूडेंट था। हाँ, लेकिन ये था कि मैं निकल जाता था अच्छे मार्क्स के साथ। अगर मैं सच्ची बोलूँ तो मेरा पैशन, जैसे मैंने आपको बताया, कुकिंग का है। तो शायद मैं अपना कोई ढाबा या रेस्टोरेंट वगैरह खोल देता।
मैं तो डेफिनेटली आ जाऊंगा वहां पे, कोई टेंशन नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा। आप खोलो तो सही, अभी भी देर नहीं हुई है। नॉट एज अ प्रोफेशन बट एज अ साइड बिजनेस, ओपन वन, एंड लॉकडाउन ये हट जाए फिर आई विल डेफिनेटली कम देयर। सुपर। तो कोई फेवरेट रेसिपी या कोई फेवरेट जो डिश आप बहुत जबरदस्त बनाते हो, ताकि हमें पता रहे कि जब भी आपके घर आ रहे हैं तो कौन सी वाली डिश मांगनी है? जी, अगर मैं सच्ची बोलूं तो मैं काफी सारी डिशें बना लेता हूं, लेकिन स्पेशलिटी मेरी थोड़ी सी है ना नॉन वेजिटेरियन डिशेस में ज्यादा है। ओके। तो जो भी मेरे दोस्त चिकन और मटन खाने के शौकीन हैं, मैं लिखने जा रहा हूँ, आप बोलते जाओ, मैं देखो मैं ऐसे भूल जाऊं, कुछ हो जाए गड़बड़, मैं तो बिल्कुल लिखने लगूंगा। I can cook good non-vegetarian food, that is for sure. ओह शाबाश। नॉन वेजिटेरियन, बट नॉन वेजिटेरियन में क्या, यू नो, चिकन, चिली चिकन, चिकन 65, मतलब क्या? देखिए, ग्रिल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जैसे कि एक मटन सूखा करके है, वो मैं अच्छा बना लेता हूँ। और चिकन में चिकन मोगलाई बोलो या चिकन शाही मसाला बोलो या चिकन शक्ति स्टाइल बोलो। ओ तेरी, चिकन शक्ति स्टाइल, तो ये कहानी अब चिकन शक्ति स्टाइल वाली बिल्कुल सेट है। ये मैं अब चिकन शक्ति स्टाइल डाल रहा हूँ और इसी के ऊपर अब हम खेलेंगे, चिकन शक्ति स्टाइल। ओके चलो, अब ये बताओ शक्ति जी कि what has been the most difficult challenge for you to overcome? मतलब लाइफ में हर एक के challenges होते हैं, बट सबसे मुश्किल चीज आपके लिए क्या रही है? What's been the one difficult part for you? एक फेज था मेरी लाइफ में, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। इट वाज इन ईयर 2012 में मैं बहुत बुरे फेज से गया था। इट वाज इन जून 2012, जून एंड जुलाई। मतलब इतना खराब फेज था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने किसी पे ट्रस्ट किया था। और मुझे उस टाइम पे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फुटबॉल कोचिंग करता था, तो मेरी तनख्वाह उस टाइम पे करीबन 15,000 रुपया थी, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट में उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। जो किसी ने मुझे डिच किया था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ था। और मतलब ये था कि मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता। मैं बहुत दुखी था, मैं पता नहीं कुछ गड़बड़ भी कर सकता था, लेकिन ऊपर वाले, अगर आपकी नीयत ठीक होती है तो वो आपको हेल्प करने के लिए कोई भी रूप में आ जाते हैं। तो एक स्टूडेंट है, उसके मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन उसके फादर ने तब मुझे हेल्प किया था। जब उनको पता चला कि वो मेरे एक्सप्रेशन देख के उन्होंने बोला, सर आप कुछ परेशान हैं, आप मुझसे बात कीजिए, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने he was a big बिल्डर थे वो, मतलब बिल्डर है ही वो। तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प की, उन्होंने बोला सर हम डोंट वरी, हम सब संभाल लेंगे। एंड देन he helped me and with the grace of God उसके बाद ही मुझे TFA में जॉब ऑफर हुई, जहाँ पे बहुत अच्छे पैकेज पे मैंने ज्वाइन किया। एंड देन 1 साल के अंदर जो भी उन्होंने मेरी हेल्प की थी वो मैंने वापस दी। तो वो एक चीज थी जो मैं हमेशा कांप जाता हूँ जब भी सोचता हूँ कि यार। लेकिन ये भी है कि मैं खुश भी होता हूँ कि यार कुछ अच्छा काम किया है, तो कुछ अच्छे लोग भी मिले जिंदगी में। चैलेंज वाज ओवरकम, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। आखिरी सवाल, अब ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी सीरियस बात भी हो गई, थोड़ा सा लाइट हार्टेड क्वेश्चन भी होना चाहिए आपका। ऑफ कोर्स जब दिल्ली डायनामोस के साथ आप जुड़े हुए थे तो कई फुटबॉल स्टार्स वहां पर खेल रहे थे, बतौर कोच आए, आपके साथ भी उन्होंने काम किया। मैं रोबर्टो कार्लोस की बात करूं, या मैं उससे पहले एलेसेंड्रो डेल पिएरो की बात करूं, उसके बाद मलूडा भी खेले। तो ऐसे बड़े जबरदस्त नाम रहे हैं आपकी इस टीम के साथ। बट आपका अगर फेवरेट फुटबॉलर किसी में बात करूं तो वो कौन होगा? देखो, ड्यू रिस्पेक्ट टू ये सारे लेजेंड जिनकी आपने बात की, इनके साथ मैं खेला हूँ, डेफिनेटली वो भी अपने टाइम के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन जो पोजीशन मैं खेलता था, मैं एक मिडफील्डिंग पोजीशन खेलता था। मैं पहले अटैकिंग मिडफील्डर खेलता था, फिर सेंट्रल मिडफील्डर खेलता था, फिर होल्डिंग मिडफील्डर खेलता था। तो मैं मिडफील्ड में ज्यादा खेला हूँ। तो जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो एक प्लेयर था जिसको मैं बहुत शिद्दत से मतलब उसको फॉलो करता था, एंड आई वांटेड टू बी लाइक हिम। और
वो अपने जमाने में एज अ प्लेयर भी बड़ा सक्सेसफुल रहा है, और आज आफ्टर प्लेइंग कैरियर वो कोच भी बड़ा सक्सेसफुल है। तो शायद आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल गया होगा। None other than the legend Zinedine Zidane from France. ऑफ कोर्स, एंड क्योंकि आपने जिडान की बात करी तो हीरो आईएसएल के साथ एक कनेक्शन बनता है उनका, और वो इसलिए कि मार्को मैटेराज्जी, आपको याद हो 2006 के फाइनल का वो इनफेमस हेडबट, मार्को मैटेराज्जी वर्सेस ज़िनेदीन जिडान। मार्को चेन्नईयन एफसी के साथ रहे बतौर प्लेयर कम कोच, और फिर पहले बतौर प्लेयर, फिर प्लेयर कोच, देन कोच। तो उनसे कभी बात हुई शक्ति कि वो हेडबट की कहानी क्या थी, उनके मन में क्या चल रहा था? उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी ना, वो एक तो इतने लंबे चौड़े और डरावने किस्म के थे, तो मतलब अगर वो ऐसे देख भी ले तो उनसे तो बात करना भी बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हाँ, कई बार मुलाकात हुई, हाई हेलो हुई, और वो बड़े सीरियस किस्म के मतलब मार्को की पर्सनालिटी थी। लेकिन एक और किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो दिल्ली डायनामोस के 2015 की सीजन के सारे प्लेयरों को जो बेंच पे थे और स्टाफ को पता होगा ये किस्सा। जब हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल रहे थे मैच चेन्नई के अगेंस्ट, तब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या याद आएगा। हाँ यस, तो मलूड़ा उस टाइम पे दिल्ली डायनामोस में खेल रहे थे, और चेन्नई एफसी के एक प्लेयर ने बहुत बुरी तरीके से मलूड़ा को टैकल फ्रॉम बिहाइंड किया। और उस टाइम पे, और जस्ट हमारे जो टेक्निकल एरिया था ना, उससे थोड़ा सा मतलब सामने की तरफ ही था, यानी हम लोग देख सकते थे। ओके। तो वहां पे किया वो प्लेयर ने, तो रेफरी ने सिर्फ फाउल दिया वहां पे, और कोई कार्ड नहीं दिया। तो हम लोग, तो एज अ कोच यू नो, आपके अंदर से वो एग्रेशन आ जाता है, और वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है। तो मैं एकदम खड़ा हो गया, और खड़ा होके कार्लोस भी चिल रहा था, तो मैं खड़ा होके सीधा यू नो वो जो क्या बोलते वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स थे वहां तक मैं पहुंचा, और मैंने बोला कि रैप क्या है, इतना खतरनाक फाउल किया आपने, येलो कार्ड तो कम से कम दो, यू नो इट इज अ वेरी डेंजरस फाउल। तो मार्को मैटेराज्जी जस्ट साइड में खड़े थे, तो मेरे को ऐसा देख रहे थे यू नो, और मैंने फिर बोला, फिर मैंने सिर्फ यूं देखा, तो वो एकदम जैसे खुन्नस से मुझे देख रहा था, तो मैंने यूं देखा, फिर वो बोला हे यू गो एंड सिट डाउन, मेरे को ऐसा बोला। अच्छा, तो उस टाइम पे अपने अंदर वो होता है ना थोड़ा सा गुस्सा तो भरा हुआ था। करेक्ट। मैंने बोला नो आई विल नॉट सिट डाउन, यू गो एंड सिट डाउन। जैसा मैंने ये बोला ना, चेन्नई की सारी बेंच वहां से खड़ी हो गई, और वो आधे लोग मुझे गालियां भी दे रहे हैं, आधे लोग मुझे जो जानते हो, अबे तू क्या बोल रहा है, पता चल रहा है ये। मैंने बोला उसको बोला ना, उसने शुरुआत की, मैंने थोड़ी की। फिर मेरे यहाँ से मेरी बेंच भी खड़ी हो गई, और दोनों बेंच एक दूसरे पे चिल्ला रही है। फिर जाके बैठ गया मैं, तो कार्लोस भी था, फिर वो जाके बैठ गए। फिर कार्लोस और मैटेराज्जी दोनों अच्छे दोस्त हैं ना, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते भी है, खेले भी एक दूसरे के अगेंस्ट। करेक्ट। तो फिर जब हम बस में वापस, मैच खत्म हो गई, हम लोग जीत गए थे अच्छे मार्जिन से, तो हम लोग जब बस में वापस जा रहे थे, तो क्या है कि जब हम जाते तो कार्लोस बैठता है, फिर उसके बाजू में यू नो मैं बैठा हुआ था, और उसके बाद और साइड वाली सीट में उसके दूसरे दो अपने जो असिस्टेंट, एक गोलकीपर कोच था ब्राजील से, और एक दूसरा फिजिकल ट्रेनर था ब्राजील से, तो वो भी थे। तो यू नो पता नहीं वो लोग ने कुछ अपनी लैंग्वेज में बात की, स्पेनिश में, तो शक्ति की मजे लेते। तो फिर वो जो था वो बंदा, उसने फोन निकाला, ओला ओला करके, फिर कार्लोस को फोन दिया। अच्छा। तो कार्लोस ने मेरे को बोला फोन ले, तो मैंने फोन लिया, और कार्लोस को मैंने यूं दिया लीजिए। तो फिर उन्होंने बात किया, और उन्होंने बोला ओला मार्को आला ला ऐसा करके बात किया, ये शक्ति शक्ति ऐसे करके। तो मैं देखने लगा कि मेरा नाम ले रहा है। फिर ऐसे बोला शक्ति, मार्को वांट्स टू टॉक टू यू, टॉक। मैं बोला मी या टॉक, यू सेड हिम समथिंग। नो कोच, आई डोंट वांट टू टॉक। नो टॉक। मैं बोला मैं उससे क्या बात करूं यार, और वो मेरे से क्यों बात करना चाहता है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने जैसा फोन लिया, फोन बंद था। जैसा मैंने फोन हाथ में लिया, तो सब लोग इतना जोर जोर से हंसने लगे। मैंने बोला भाई मेरी फिरकी ले ली ये लोग ने। पूरी फिरकी ली। जब रोबर्टो कार्लोस को साइन किया ना, आई थिंक प्रशांत वाज देयर इन चार्ज एट दैट टाइम व्हेन दिल्ली डायनामोस साइंड हिम। तो मुझे याद है कि द इवेंट दैट वाज होस्टेड टू अनाउंस टू द प्रेस कि यू नो रोबर्टो कार्लोस इज साइनिंग इन. So there was a drama that unfolded because I hosted that event when Roberto was signed.
So the story is they offered the papers and the the original plan was to just sign him on as a coach. And he went on and in that press conference actually announced to the press that, okay, I'm signing on as coach, but not just coach, I'm signing as player come coach, which means I'll play. So if you remember, of course you do, the people will remember first season, Roberto Carlos actually played for Delhi Dynamos and then in a few games and then, said, okay, I'm just going to coach now. Uski story kya hai? Behind the scenes, when he played. मुझे याद है क्योंकि अगर आप देखो तो ब्राजील और इंडिया के टाइम जोन में ऑलमोस्ट 12-12.5 घंटे का डिफरेंस है। Right. तो प्रशांत ने एक दिन मुझे और दूसरे कोच थे रमन, हम दोनों का रमन विजय, Of course. The other Raman in our commentary panel as well. Yes. तो हम दोनों को उसने बोला कि तुम दोनों का काम है 11 बजे ऑफिस में रहना। तो 11 बजे बोले खाना वाना खा के आ जाओ वापस। अच्छा। तो मैंने बोला खाना वाना खा के, फिर मैं रमन गए, कुछ खाना वाना खाया हम तो जाके, क्योंकि वहाँ से हम लोग ओखला में हमारी ऑफिस थी, तो आपको पता है नेहरू प्लेस बहुत हैपनिंग प्लेस है, वहाँ सब कुछ मिलता है, तो वहाँ गए खाना वाना खाया, फिर वापस आ गया। बोले बैठो किसी से बात करवानी है, और बैठे हम लोग। फिर जैसे 11:30 उसने फोन लगाया और फिर फोन किया, बोला रोबोटो, तो भी हमको पता नहीं चला रोबोटो बोला, तो मतलब कौन है ये, बोला आई हैव माय कलीग who will work with। फिर वही बोला रोबोटो कार्लोस है, इसको हम कोच ले रहे हैं, तुम दोनों को इसके साथ काम करना है। हमने वो तेरी क्या बात कर। तो वो एक अमेजिंग चीज थी, मतलब उसने हमसे भी पूरा सीक्रेट बना के रखा, हमें भी ऐसे अनवील किया हमारे सामने भी कि हम लोग एकदम सरप्राइज हो गए। So that was superb. Yeah, some of the biggest names have been at that point of time associated with the club that you were assistant coach with. Big names. Even after Roberto left, you had another big name with the team. Zambrotta. Of course. Gianluca Zambrotta. Right. और मैं सच्ची बोलूं तो बहुत से ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, लेकिन जो मजा मुझे Zambrotta के साथ आया ना, वो बाकी सब अच्छे थे, लेकिन बोलते हैं ना अच्छों में ये थोड़ा सा इसके साथ एक कनेक्शन सा हो गया, क्योंकि इससे काफी कुछ सीखने मिला और बड़ा हर कोई अच्छे थे, पता नहीं इसके साथ एक अलग सा लगाव हो गया था और काफी कुछ सीखने मिला। Super, Shakti, it's been great talking to you today. जाते जाते, क्योंकि हमारा शो जैम पैड है, कुछ ना कुछ गाना बजाना तो और होना चाहिए। मुझे एक गाना तो हमने कर लिया, पुरानी जीन्स, पर एक और गाना है जो मुझे पता है आपका बड़ा फेवरेट गाना है, और जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले।